Welcome friends to my JK Story channel. एपिसोड 11 क्वीन इन द किंगडम। अर्जुन सड़क पर चलता रहा जब अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने फिर से क्वेस्ट के मैप को निकाला और उसने हताशा से अपना माथा पीट लिया। मैंने इसे पहले कैसे नहीं देखा। ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड का हिस्सा हैं, वह एक्साइटेड होकर चिल्लाया। वर्ल्ड ऑनलाइन को दो भागों में डिवाइड किया गया था, ईस्ट और वेस्ट वर्ल्ड। साधारण धारणा के ऑपोजिट ये ईस्ट और वेस्ट सर्वर थे। ये सिर्फ दो अलग अलग दुनियाएं थीं जिन्होंने अगले बड़े इवेंट के लिए एक दूसरे अलग हो गए थे। लेकिन इसके अलावा कई प्लेयर्स किसी कारण से ईस्ट वर्ल्ड में शामिल हो गए और कुछ वेस्ट वर्ल्ड में शामिल हो गए। वेस्ट वर्ल्ड में बहुत सारे एनसीपी थे और इसे एनसीपी दुनिया के रूप में भी जाना जाने लगा था, जिसमें उन राज्यों का डोमिनेशन था जो प्लेयर्स को बहुत अधिक पसंद नहीं करते थे। फिर भी वहां कुछ खिलाड़ी नजर आ रहे थे। अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि उसे पश्चिमी दुनिया में क्यों भेजा गया था। उसने सोचा कि यह एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है जो क्वेस्ट के मिशन के कारण बना है। लेकिन जिस तरह से यह चल रहा था और वह अब जो कुछ भी करने जा रहा था वह रियल वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाली थी। इस थॉट मात्र से ही वह एंटिसिपेशन से मुस्कुराने लगा। यदि उसके हाथ में पूरे राज्य की रानी होती तो वह एक ऐसा पावर हाउस बनाने में सक्षम होता जिसे राज्य द्वारा ही समर्थन प्राप्त होता। किसी गिल्ड का यह सपना होता है कि वह उस राज्य का समर्थन प्राप्त कर सके जिसमें वह रहता है। लेकिन प्रत्येक राज्य में घृणित नोबल्स लोग होते थे और उनकी अच्छी बुक्स में शामिल होना लगभग असंभव होता था। केवल बहुत सारी उपलब्धियों और कर्मों वाला कोई व्यक्ति ही गिल्ड को पूरे राज्य का आधिकारिक गिल्ड बनाने में सक्षम होता है, जिससे उसे राज्य के रिसोर्सेस पर एकाधिकार मिल जाता है। अर्जुन को अब राजधानी धीरे धीरे नजर आने लगी थी। अब तक वे राज्य के भीतर आ गए थे, लेकिन जाहिर तौर पर वे शहरों के बीच यात्रा कर रहे थे। अब चूंकि वे कैपिटल सिटी के नजदीक थे तो रानी की सुरक्षा लगभग निश्चित हो गई थी। फिर भी अर्जुन ने आराम नहीं किया। जब तक क्वेस्ट पूरी नहीं हो जाती उसे चैन नहीं मिलने वाला था। वह गाड़ी को कैपिटल सिटी के द्वार तक ले गया, जहां गार्ड ने उन्हें रोक दिया। रुको, तुम कौन हो? एक मिनट रुको, ये गाड़ी, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था कि रानी के लिए आने वाली खाली गाड़ी का भी क्या अधिकार है। महामहिम कहाँ हैं? गार्ड ने पूछा, उत्सुकता से पूछा। वे वापस आ रहे हैं, वे कुछ घंटों में यहाँ आ जाएंगे। उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाए, जैक ने कहा, गार्ड को समझाते हुए कहा। गार्ड्स ने सिर हिलाया और अर्जुन शहर में आगे बढ़ गया। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? हम शहर में हैं, सबसे सुरक्षित जगह। तुम इस समय जहां हो उसके बारे में झूठ क्यों बोल रहे थे? रानी ने अंदर से अर्जुन से पूछा। ऐसे बहुत सारे दुश्मन हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, महामहिम। मुझे लगता है कि उन्हें अपने रास्ते से हटा देना बेहतर है। सबसे सुरक्षित जगह उन लोगों के साथ है जिन पर आप भरोसा कर सकती हैं। मुझे यकीन है कि आपके पास एक या दो लोग वैसे जरूर होंगे, नाइट्स और गार्ड्स। इसलिए जब तक हम महल तक नहीं पहुंच जाते हम आराम नहीं कर सकते, अर्जुन ने रानी को समझाते हुए कहा। रानी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और अर्जुन शाही महल की ओर जाने वाले रास्ते पर चलता रहा। वहाँ एक भव्य महल था जो पूरे राज्य में एक शासक के लिए उपयुक्त था। हर दीवार पर पहरेदारों और कई सुरक्षा इक्विपमेंट के साथ ये राज्य में घुसने के लिए सबसे डिफिकल्ट जगह थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और उसे हजारों प्लेयर्स इधर उधर घूमते हुए दिखाई दिए, जो उसकी स्पेक्यूलेशन को कंफर्म कर रही थी कि वे अभी रियल टाइम में है, न कि मिरर सर्वर में। फिर वह महल के द्वार के सामने रुक गया। उसके कुछ कहने की आवश्यकता के बिना ही गाड़ी पर उभरी शिखा की वजह से गेट खुल गए। पूरे राज्य में किसी ने भी इस शिखा की जालसाजी करने की हिम्मत नहीं की। गाड़ी धीरे धीरे अंदर चली गई और द्वार उनके पीछे बंद हो गया। जल्द ही गार्ड गाड़ी के सामने आ गए और एक कालीन बिछा दिया गया जो सीधे दरवाजे तक जा रहा था। रानी की गाड़ी जिसमें उन्हें यात्रा करनी थी, उसके साथ कोई गार्ड क्यों नहीं है? रानी कहाँ है? महल के रक्षकों का लीडर प्रतीत होने वाले एक व्यक्ति ने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा। वे गाड़ी के अंदर नहीं देख सके, इसलिए उन्हें पता नहीं चला कि रानी वास्तव में अंदर है। शांत हो जाए, कमांडर इन चीफ। मैं सुरक्षित हूँ। इस आदमी को धन्यवाद दीजिए जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। ऐसा क्यों है कि मेरे निजी सुरक्षा बल के कमांडर ने भी मुझे मारने की कोशिश की? रानी अपने मधुर आवाज बोली और दरवाजा खुल गया। महारानी, हर कोई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। महारानी, आप पर हमला किया गया था। ऐसा पाप करने का साहस किसने किया? मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को मार डालूंगा, कमांडर इन चीफ ने गुस्से के साथ कहा। यदि वे अभी भी जिंदा होते तो आप मुझे अभी नहीं देख पाते। मेरी अपवित्र लाश को जंगल में फेंक दिया गया होता। मैंने सोचा था कि हर गार्ड्स और नाइट्स की जांच की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने उदारता बरती और कई गद्दारों को जाने दिया, रानी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पूरे राज्य में सबसे सुरक्षित स्थान पर हूं और मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हुआ, सेनापति? रानी गुस्से से चिल्लाई। अंततः अर्जुन ने उसे उस गुस्से को प्रकट करते हुए देखा जिसे अब तक बचा हुई थी कि उसके अपने ही रक्षक उसे मारने की कोशिश की है। यह इस चर्चा के लिए सही जगह नहीं है, महारानी। आइए हम थ्रोन रूम के अंदर चलें, कमांडर ने रानी को समझाते हुए कहा। इस पर रानी ने सिर हिलाया और वह सेनापति के साथ आगे बढ़ने लगी। अर्जुन ड्राइवर की सीट से कूद गया और रानी के साथ साथ चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? तुम तो महज एक रक्षक हो, अपनी जगह पहचानो, अन्य रक्षकों में से एक ने उसे अपनी तलवार से रोकते हुए कहा। यह क्या है? उसके बिना मैं यहाँ नहीं होती। अपनी तलवार नीचे रख दो और जहाँ तक इसकी बात है वह अब रक्षक नहीं है। मैं उसे एक योद्धा बनाऊंगी और वह मेरा पर्सनल गार्ड होगा। मैं केवल तभी सेफ महसूस कर सकती हूँ जब ऐसा कोई व्यक्ति मुझे गार्ड कर रहा हो, रानी ने उस गार्ड से कहा। यह मेरा सम्मान है, योर हाइनेस, अर्जुन बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए बोला।
आगे क्या होगा? क्या सच में अर्जुन रानी का पर्सनल गार्ड बनेगा? क्या उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया या कुछ और भी है? जानने के लिए सुनते रहे ए प्लेयर रीइंकार्नेटेड इन पास्ट। एपिसोड 12 सर्चिंग फॉर एनिमीज। जैसे ही अर्जुन ने महल में प्रवेश किया, उसे कुछ नोटिफिकेशन सुनाई दी। एसएसएस क्वेस्ट पूरी हुई। आप क्वेस्ट छोड़ सकते हैं या बोनस क्वेस्ट जारी रख सकते हैं, नोटिफिकेशन में अर्जुन से पूछा गया। इस चीज से अर्जुन कंफ्यूज था। एसएसएस क्वेस्ट बस इतनी ही है। लगता है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बस कुछ गार्डों के खिलाफ लड़ाई की और बस उतने में ही रानी सुरक्षित हो गई, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह बेहद लकी था, क्योंकि पिछले लाइफ के अपने स्किल्स के कारण से वह आसानी से उन डाकुओं से लड़ पाने में सक्षम रहा था। लेकिन उसके पास वो मेमोरीज नहीं होनी चाहिए थी। उनमें से कई स्किल्स जिनका उसने यूज किया वो काबिले तारीफ थे। सबसे बड़ी बात की, जिन्होंने अभी अभी गेम शुरू किया था, वो इस तरह के स्किल्स पर मास्टरी कर ही नहीं सकते। और यह वर्ल्ड ऑनलाइन था। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक एवटार की अनुमति थी। सभी देशों में यही कानून था। जब ऐसा हुआ तब वे 10 अन्य गार्ड्स को, जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और साथ ही उन सभी डाकुओं को चकमा देकर जंगल में भाग गए। कमांडर का मरना भी कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। अर्जुन को नहीं पता था कि कमांडर वह व्यक्ति था जो उससे लगभग 20 लेवल ऊपर था। लेकिन ये सब नकार दिया गया, क्योंकि यह एक वीक स्पॉट पर एक सीक्रेट हमला था। इन सभी कोइंसिडेंस ने मिलकर अर्जुन इस एसएसएस रैंक वाली क्वेस्ट को समय पर, बिना किसी एफर्ट के पूरा करने में सक्षम बनाया था। वह एक पल के लिए रुका और रानी की ओर देखा, जो उसके सामने आगे चल रही थी। एक सेकंड के लिए उसने इसके बारे में सोचा, और वह जानता था कि जितना अधिक वह रानी की मदद करेगा, उतना ही अधिक उसे फायदा होगा उस समय जब वह अपना खुद का गिल्ड बनाएगा। अगर वह रानी के सभी दुश्मनों को मार देता है, तब वह अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकता है। इसीलिए स्टारलाइट किंगडम उसके लिए शुरुआत करने के लिए एक बेहतर राज्य बन जाएगा। उसने सिर हिलाया और निर्णय लिया कि वह क्वेस्ट जारी रखेगा। वह बिल्कुल भी कुछ नहीं खो रहा था, क्योंकि वह पहले ही क्वेस्ट को पूरा कर चुका था। उसे क्वेस्ट के लिए लगभग 5 या 6 दिनों मिले थे, और ये देखते हुए कि इसमें से केवल एक दिन ही बीता था, वह इस पर काम करना जारी रख सकता था। उसे बस एक व्यक्ति ढूंढना था, वह एक व्यक्ति जिसके लिए उन डाकुओं ने काम किया था। एक बात पक्की थी कि जो आदमी रानी को मरवाना चाहता था, वो यहाँ काम कर चुका था या कर रहा था, और वह व्यक्ति शायद रानी सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। हालांकि उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसने गार्ड द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर प्रधानमंत्री को अपनी डॉट वाली लिस्ट से अलग कर दिया। मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे थे। उसने कुछ सुराग ढूंढने के लिए पहले से ही उस क्वार्टर में जाने की योजना बनाई थी, जो उसे दिया गया था, लेकिन वह बाद के लिए था। उसे बस रानी के पीछे खड़ा होना था और यह सुनिश्चित करना था कि उसे कुछ नहीं होना। उसने इस काम के लिए किसी अन्य पर भरोसा नहीं किया, भले ही वह शाही महल था, फिर भी वह रानी के साथ साथ चल रहा था और हर एक गार्ड की आंखों को ध्यान से देख रहा था। ये रियल वर्ल्ड की तरह था, और यहाँ तक कि एनसीपी की आंखें भी कुछ सूक्ष्म संकेत दे सकती थीं, जिन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण था। वह उनमें से कई की आंखों में वासना झलकता देख सकता था। ये सुंदरता के पीछे का एक भयानक हिस्सा था। पुरुष इन सुंदरियों को पाने के लिए हर संभव प्रयास और जोखिम उठाता है। अर्जुन को इस फैक्ट के बारे में पता था कि जब स्टारलाइट किंगडम पहली बार सुर्खियों में आया था, तब उसकी कोई रानी नहीं थी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेस्टर्न वर्ल्ड पर हमला करते थे अनटच्ड एक्सपी फील्ड्स के लिए और वैल्यूएबल आइटम्स के लिए, तब ये स्टारलाइट किंगडम एक कमजोर राज्य बन गया। और अभी राज्य को देखकर वह ठीक ठीक समझ गया कि क्यों यह एक राज्य के लिए एक दयनीय प्रदर्शन था। वे थ्रोन रूम में दाखिल हुए और कई गार्डों ने अर्जुन को भ्रम की नज़र से देखा, और कुछ ने आश्चर्य से। कुछ लोगों ने उसे इतना पहचान लिया कि उसे अंगूठा ऊपर उठाकर सिर हिलाया। अर्जुन के लिए इसका मतलब केवल 2 चीज़ों में से हो सकता था। एक, वे सभी लोग उसी समूह का हिस्सा थे जो रानी की हत्या करना चाहते थे, या दूसरा, उन्होंने वास्तव में सोचा था कि अर्जुन लकी है। उसे इन एनसीपीएस के प्रति कोई दया नहीं थी। जल्द ही वह किसी तरह जानकारी निकालना चाहता था। हालांकि दुर्भाग्य से उसे थ्रोन रूम में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन सिर्फ एक नया योद्धा था जो प्रॉपर प्रोसीजर से भी नहीं गुजरा था। इसलिए उसे थ्रोन रूम के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया और कहा गया कि रानी के कमांडर इन चीफ से बात पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। जब सभी इंपॉर्टेंट लोग अंदर थे, तो गार्ड अर्जुन की ओर बढ़े। अब तुम एक योद्धा हो, वहां क्या हुआ था यार? एक गार्ड ने पूछा, लेकिन अर्जुन की नजरें एक गार्ड पर टिकी थी जो उसकी ओर आ रहा था। उसे उस गार्ड से एक नेगेटिव फीलिंग महसूस हो रही थी। क्या हुआ? क्या यह असफल हो गया? गार्ड फुसफुसाया। किसी ने हमें रोका। मैं संदेह से बचने में सफल रहा, लेकिन बाकी सभी मर गए। जैक को ठीक ठीक पता था कि उसे अब क्या करना है। यह उन्हें चांदी की थाली में रख कर दिया गया। मैं मास्टर से क्या कहूँ? गार्ड ने पूछा। मुझे मास्टर से बात करने की जरूरत है। मेरे पास एक सोल्यूशन है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे केवल वे ही सुन सकते हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि मैं एक मीटिंग अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन इतना होपफुल मत बनो। आखिरकार वे एक बहुत ही अस्थिर व्यक्ति है, गार्ड ने अर्जुन को कहा। तुम जानते हो मुझे कहाँ ढूंढना है? अर्जुन ने गार्ड से कहा। किसी सामान्य जगह नहीं। अब जब मैंने रानी का विश्वास हासिल कर लिया है, तो मैं ज्यादा इधर उधर नहीं घूम सकता, कहीं इससे संदेह न हो जाए। मेरे क्वार्टर पर आ जाओ और हम वहां से जा सकते हैं, जैक ने सिर हिलाते हुए कहा। आगे क्या होगा? अर्जुन क्यों मास्टर से मिलना चाहता है? क्या अर्जुन रानी के सभी दुश्मनों को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहे ए प्लेयर रीइंकार्नेटेड इन पास्ट। एपिसोड 13 इनसाइड द डार्क रूम। अर्जुन चुपचाप अपना पैर जमीन पर थपथपा रहा था। दिन का समय खत्म हो चुका था और रात हो चुकी थी। उसने दरवाजे की ओर इस उम्मीद से देखा कि कोई अंदर से आएगा। अर्जुन को उस रहस्यमय गार्ड से संपर्क किए लगभग 3 घंटे हो चुके थे।
अर्जुन ने अपने क्वार्टर की तलाशी ली, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। उसने मन ही मन की इसके पीछे जो भी है वो बहुत चालाक है और कोई निशान नहीं छोड़ता है। हो सकता है अगर रानी को मरा हुआ मान लिया जाए तो शायद वह सामने आ जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आएगा। मेरा काम रानी को जीवित रखना था और यही उसके लिए सबसे अच्छा था, अर्जुन ने सोचा। नॉक नॉक, अर्जुन मुस्कुराया और वह उठ खड़ा हो गया। उसकी डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड उसकी इन्वेंटरी में गायब हो गई। वह अपनी तलवार के साथ घूमना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा सकता है कि इसे मिस्टीरियस मास्टर मुझसे कुछ देर के ले। वह चाहता था कि इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि कुछ भी गलत नहीं है। वह उनसे घुलना मिलना चाहता था ताकि समय आने पर किसी को पता न चले कि उन पर क्या असर हुआ। मिशन ये पता लगाना नहीं था कि रानी के दुश्मन कौन थे, बल्कि उन्हें खत्म करना था। वह ये पता लगाना चाहता था कि हमले के पीछे कौन था और उन्हें खत्म कर देना चाहता था, जबकि मास्टर को इसकी उम्मीद नहीं थी। दरवाजा खुला और अर्जुन ने किसी ऐसे व्यक्ति की खाली आंखों में गहराई से देखा जिसे वह नहीं पहचानता था, लेकिन उनके ऑपोजिट में देखकर अर्जुन ने उनकी ओर सिर हिलाया। तुम रूल्स जानते हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने सभी हथियार सौंप दें, एक खाली आवाज ने कहा। अर्जुन वहां एक क्षण के लिए खुश हो गया। वह इतना खुश था कि उसने अपनी तलवार अपने शरीर पर रहने देने की गलती नहीं की। उसने बस एक चाकू निकाला जो उसके पास पहले से था और उसे सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। उस आदमी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और आगे चलने लगा। अर्जुन को अभी भी अपने सराउंडिंग का एक एहसास था, जब तक कि उसे पता नहीं चला कि वह महल से बाहर है। वह महल के दरवाजों को ऊपर नीचे उठते हुए सुन सकता था। ये सोचने के लिए कि मास्टर कोई भी हो, उसके अधीन लोग महल के द्वार पर तैनात थे। अगर वह चाहता कि महल गिर जाए तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा। उसके अंदर बहुत सारे रक्षक थे और बाहर भी शायद उसके पास बहुत शक्ति थी। महल के द्वार बेकार हो जाने के कारण वह आसानी से महल को जीत सकता था। लेकिन अर्जुन ने उस बात के बारे में सोचा जो गार्ड ने तब कहा था जब उसे टॉर्चर किया गया था। उन्होंने रानी को झूठ कहा है। जिसने भी ऐसा किया है बेशक वो देशभक्ति की भयानक भावना से भरा हुआ होगा। हालांकि अर्जुन का इसे बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था। उसे तो इसे बस जड़ से खत्म करना था। यह एक इन्वेस्टमेंट था जिसे वह करने को तैयार था, क्योंकि भविष्य में इस साम्राज्य को अपना बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अब हम यहाँ हैं, अपने हाथ ऊपर करो, उस आदमी ने कहा। अर्जुन ने उसकी बात मान ली और उसके आंखों पर बंधी पट्टी खुल गई। अर्जुन ने तुरंत अपने आसपास का इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इस संबंध में उसकी किस्मत खराब हो चुकी थी। वह एक अंधेरे कमरे में था जहां देखने को कुछ नहीं था। उसके सामने बस एक मोमबत्ती और मेज थी, लेकिन जहां पर वह खड़ा था, वह जिस कमरे में खड़ा था वह एक बड़ा कमरा था। ये दूसरी बार है कि तुम यहाँ आए हो, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इससे इतना आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं। जो आदमी उसे यहाँ ले आया था वह बोलते हुए हंसा और पीछे हट गया। तो तुम नाइट स्टार हो। हर कोई मुझसे कहता है कि तुम इस उद्देश्य के प्रति ट्रूली लॉयल हो। उस मोमबत्ती के पीछे से एक आवाज आई। मोमबत्ती को जो कुछ भी करना चाहिए था उसने उतना अच्छा नहीं किया था। अर्जुन बिल्कुल भी नहीं देख सका कि मोमबत्ती के पीछे कौन है। दरअसल वह देख ही नहीं पाया कि उसके आसपास कौन है। लेकिन एक प्लेयर के तौर पर उनका फीचर अब काम कर सकता है। वह अपने चारों ओर नंबर्स देख सकता था, प्लेयर्स की स्थिति को दर्शाने वाले नंबर्स। वह एक दर्जन गार्ड से घिरा हुआ था, जिनमें से सभी तकनीकी रूप से उसके ही लेवल के थे और उनमें से कईयों के हाथ में संभवतः एक एरो था जो उसकी ओर इशारा कर रहा था। अर्जुन ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और इसके बारे में दूसरे रास्ते से जाने का फैसला किया। मास्टर, आपसे बात करना सम्मान की बात है, लेकिन यह मामला अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप इस कमरे में मौजूद लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो बहुत आसानी से बाहर नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपनी बात को रखते हुए मास्टर से कहा। यहाँ पर हर कोई तुम्हारे जैसा है, सभी अपने उद्देश्य के प्रति वफादार है, मास्टर ने उत्तर देते हुए कहा। सच्चे उत्तराधिकारी को क्राउन पहनाने के लिए अचानक अर्जुन ने दर्जनों लोगों को चिल्लाते हुए सुना। मास्टर ने इस पर कुछ नहीं कहा, इसलिए अर्जुन ने मान लिया कि यह नॉर्मल है। रानी पर हमला काम नहीं आया। डाकुओं को भटका दिया गया था और कमांडर को अचानक डाकुओं में से एक ने मार गिराया था। मुझे लगता है कि हमारी गणना कहीं गलत हो गई है, अर्जुन ने चालाकी से कहा। उसने अनुमान लगाया कि डाकू वहां थे क्योंकि इस समूह ने उन्हें अपने दल का स्थान बता दिया था। डाकू? क्या डाकू? मास्टर ने चौंकते हुए पूछा। डैम इट, ऐसा लगता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह अभी भी वह गड़बड़ स्थिति में नहीं था। यह अभी भी सिचुएशन उसके हाथ में थी। आपको इसके बारे में नहीं बताया गया था, मास्टर? मैंने सोचा था कि आप जानते होंगे, ये देखते हुए कि जब डाकू उसके पास से होकर गुजर रहे थे तो कमांडर बहुत निश्चिंत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि डाकू आ रहे थे और उसने उन्हें अपने पास से आने दिया, अर्जुन ने मास्टर को सब समझाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि जेंटल फ्लावर ने इस उद्देश्य के साथ विश्वासघात किया है। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ आदमी हमें धोखा दे रहा है और इस बारे में हमसे झूठ बोल रहा है, अर्जुन की बात पर कोई अंधेरे से चिल्लाया। क्या मैंने तुम्हें बात करने की इजाजत दी? मास्टर की एक ठंड भरी आवाज आए। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, उस व्यक्ति ने विनती करते हुए कहा। कमांडर को मारना मेरे लिए असंभव है। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली थे और मेरा ध्यान रानी को मारने की कोशिश पर था। लेकिन जब हमारी पूरी टुकड़ी मारी गई तो मुझे पता था कि मैं गार्डों की इस फौज को पार नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने रानी का विश्वास हासिल कर लिया, अर्जुन ने एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे कुछ दिनों में उसे मारने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन मुझे संदेह है कि हमारे बीच गद्दार हैं। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि मैं क्या योजना बनाना चाहता हूं, अर्जुन ने अपनी बात जारी रखते हुए मास्टर से कहा। आगे क्या होगा? अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है?
क्या वो रानी के दुश्मनों का पता लगा पाएगा? क्या होगा जब मास्टर को अर्जुन के चाल के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहे ए प्लेयर रिइंकार्नेटेड इन पास्ट। एपिसोड 14 मर्डर ऑफ मास्टर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें गद्दार कह रहे हो? वह निश्चित रूप से कोई ऐसा आदमी है जो बुरे इरादों के साथ यहाँ आया है। मास्टर, हम यहाँ सबसे लॉयल है, फिर भी ये हमें गद्दार बोल रहा है। कोई बगल से चिल्लाया। क्या मैंने तुम्हें गद्दार कहा? लेकिन ये कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं केवल ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मास्टर यहाँ हर किसी पर भरोसा करें। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी कोई हमें अकेला छोड़ दो, मुझे उस पर भरोसा है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन सच्चे उत्तराधिकारी के लिए समर्पित कर दिया है और मैं देखना चाहता हूं कि उसे अभी क्या कहना है। मास्टर ने सबको आदेश देते हुए कहा। लेकिन मास्टर, ये मेरा अंतिम वर्ड है। इस रूम को छोड़ दो, मास्टर ने ठंडे स्वर में अपनी बात को दोबारा कहा। धीरे धीरे एक एक करके लोग कमरे से बाहर निकलने लगे। हालांकि अंधेरा था, अर्जुन एनसीपी के लेवल था, लेकिन वो उस नंबर को देखने में सक्षम था जो लोगों को कमरे से बाहर निकलने को बोल रही थी। अब रूम में अर्जुन के अलावा एकमात्र आदमी था, मिस्टीरियस मास्टर। अर्जुन के सामने 50 के लेवल का एक व्यक्ति था। ये देखते हुए कि खेल अभी शुरू ही हुआ है, उसके लिए यह एक बड़ा लेवल था। लेकिन फिर भी उसके आसपास के सभी एनसीपी की तुलना में अर्जुन दयनीय रूप से कमजोर था। वह संभवतः एक नोबल पर्सन था जो बहुत से लोगों पर शासन कर सकता था। जब मास्टर ने थ्रोन के सच्चे उत्तराधिकारी के बारे में बात की, तब अर्जुन ने इसके बारे में सोचा कि शायद ये राजा का भाई या कोई ऐसा व्यक्ति है जो थ्रोन के लिए लाइन में सबसे आगे होता यदि रानी ने किंगडम पर नियंत्रण नहीं लिया होता। तो फिर देखते हैं यह आदमी कौन है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा और एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा ग्रेट प्लान क्या है? मास्टर ने अर्जुन से पूछा। हाँ मास्टर, जैसा कि मैंने अभी कहा, मैंने हाल ही में रानी के विश्वास को हासिल किया है और अब रानी ने सुझाव दिया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करूं। उसके बाद हमले के असफल साबित होने के बाद मैंने रैंडम मेंबर्स पर हमला करने का फैसला किया जो गार्ड का हिस्सा नहीं थे और बल्कि दुश्मन थे। उसके बाद रानी ने मुझे योद्धा बनाने का फैसला किया और मुझे अपने पर्सनल गार्ड में शामिल कर लिया। अर्जुन ने मास्टर को सारी बात समझाते हुए कहा। और जब वह असहाय हो तो तुम उसे मारना चाहते हैं। मुझे ये पसंद आया। मास्टर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लेकिन मास्टर, एक आइटम है जो रानी ने मुझे दी थी और मैं आपको देना चाहता था। क्या आपके लिए यह संभव है कि आप उस पर नजर डालें और देखें कि वह क्या है? अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह क्या है? अंततः मास्टर, जो छाया के पीछे थे, वे अब मोमबत्ती की रोशनी में आ गए। अर्जुन अंततः देख सका कि यह आदमी कौन है और वह इस मास्टर की उपस्थिति से प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया। अपने शरीर के चारों ओर फैट जमा होने के कारण वह बिल्कुल एक क्लासिक युवा मास्टर था जो सत्ता में डूबा हुआ था। और निश्चित रूप से वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जो राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहा हो। वह कौन सी वस्तु है जो फॉल्स रानी ने तुम्हें दी है? मास्टर ने एक बार फिर पूछा। ये मास्टर, अचानक अर्जुन के हाथ में स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर प्रकट हो गई। इससे पहले कि मास्टर प्रतिक्रिया दे पाता, अर्जुन ने किसी भी तरह की आवाज बाहर ना आए इसके लिए उनसे उसका मुंह दबा लिया और तलवार को मास्टर के दिल में घुसा दी। उसे कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। मास्टर के पास एक कवच था जो उसे बचा रहा था, लेकिन बाद में एक और हमले से कवच टूट गया और तलवार सीधे उसे भेद गई। क्रिटिकल अटैक, घातक घाव, इंस्टेंट डेथ। मास्टर जमीन पर गिर पड़ा और उसने अंतिम सांस ली। लेकिन जैसा कि अर्जुन को उम्मीद था, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। यहाँ बहुत सारे लोग थे। सब कुछ खत्म होने से पहले अर्जुन को उन्हें मारना था। अर्जुन आगे झुका और मास्टर की जेबों और कपड़ों की जांच की, लेकिन एकमात्र चीज जो उसे मिल सकी वह थी एक की टू अननोन, ग्रेड F। इससे मुझे कभी न कभी मदद मिलनी चाहिए, उसने डिसाइड किया और की को अपनी सूची में रख लिया। अब जब मास्टर मर गया तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो चुका था। अर्जुन ने चुपचाप कमरे के पीछे चला गया, इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस एक कमरे में कई एग्जिट्स हैं और वह किसी भी तरफ हमला कर सकता था। धीरे धीरे वह कमरे के एग्जिट गेट के पास आ गया और वहां से बाहर निकल गया। धीरे धीरे अंधेरा गायब हो गया और उसे एक रास्ता नजर आने लगा। ये एक टनल की तरह था। अर्जुन को पूरी जगह अजीब तरह से सस्पिशियस लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी प्रलय में है, क्योंकि इन रास्तों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। हालांकि सुरंग के अंत में कोई था और वह अर्जुन को नहीं देख रहा था। अर्जुन चुपचाप उसके पास आया, अपनी तलवार को उस गार्ड के खून का स्वाद चख दिया। नीचे लगभग 20 और होने चाहिए, अर्जुन ने अपनी तलवार से खून पोंछते हुए कहा। फिर उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसकी शायद उससे सबसे कम उम्मीद थी। जमीन पर एक दुश्मन है। कंफर्म करो कि मास्टर सुरक्षित है। वह जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया और फिर वह शैडो में गायब हो गया। वहां अराजकता फैल गई। सभी गार्ड जो पहले कमरे में थे वे वापस अंदर भाग गए। उन्होंने अपनी स्थिति की परवाह नहीं की और बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनके मास्टर जीवित है या नहीं है। मास्टर मर चुके हैं, एग्जिट को सील कर दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा करने वाला आदमी पकड़ा जाए। उनमें से कोई आदमी सबको आदेश देते हुए जोर से चिल्लाया। मास्टर मर चुके हैं, ये कैसे हो सकता है? अब राज्य के भविष्य का क्या होगा? क्या इस किंगडम का पतन तय है? एक दूसरा व्यक्ति दुख भरी आवाज में चिल्लाया। अफसोस की बात है कि एक उद्देश्य के प्रति लॉयल इतने सारे लोगों को इस सुअर के अधीन रहना पड़ रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक लालची ब्यूरोक्रेट है जिसने सिर्फ रानी की पावर की लालसा की और उसे लेने की कोशिश की। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और उसकी तलवार उड़ गई। वह इन सभी लोगों के बीच में दिखाई दिया और क्योंकि उन्हें दुश्मन के अभी भी वहां होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमले को आते नहीं देखा। सबका का सिर एकदम से चकरा गया।
क्रिटिकल अटैक, घातक हमला, क्रिटिकल अटैक, घातक हमला। जो गार्ड बचे थे उन्हें भी आसानी से मार दिया गया और वे सभी धीरे धीरे नीचे गिर गए। एक एक करके अर्जुन अपने दुश्मन के खून में तैर गया। आगे क्या होगा? क्या इसके बाद अर्जुन का बोनस क्वेस्ट खत्म हो जाएगा या वो आगे भी चलेगा? क्या होगा जब ये बात पूरे किंगडम फैल जाएगी? और कितना रोमांच भरा होगा अर्जुन का ये सफर? जानने के सुनते रहे ए प्लेयर रिइनकार्नेटेड इन पास्ट एपिसोड -15 अर्जुन गेट लेजेंडरी रिवॉर्ड। जो गार्ड बचे थे उन्हें भी आसानी से मार दिया गया और वे सभी धीरे धीरे नीचे गिर गए। एक एक करके अर्जुन अपने दुश्मन के खून में तैर गया। अर्जुन इधर उधर भाग रहा था। वह ये सुनिश्चित कर रहा था कि इस प्रलय में हर एक गार्ड की मृत्यु हो जाए। जल्द ही उसका सामना अपेक्षाकृत छोटे कीहोल वाले एक विशाल दरवाजे से हुआ। बिना किसी झिझक के उसने उस मास्टर के पास से मिली चाबी का इस्तेमाल किया और दरवाजा खुल गया। और दरवाजे में बनी छोटी सी दरार से एक सुनहरी चमक बाहर की ओर फैल गई। अर्जुन जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। जिस जगह पर उसने संयोग से प्रवेश किया था वह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक खजाना था। यह संभवतः कई नोबल्स का कलेक्शन था, क्योंकि अर्जुन को जो सोना दिखाई दे रहा था वह एक अकेले नोबल के लिए बहुत अधिक था। उसका मुंह इतना खुल गया था कि जिससे डरकर नीचे गिर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अचानक ही कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी उसे अभी बहुत जरूरत थी। अर्जुन अब क्या मिसिंग कर रहा था? यह एक अवसर नहीं था। उसके पास अभी यह बहुत ज्यादा था, क्योंकि वास्तव में उसके पास किसी भी अन्य से कहीं अधिक था। उसे ठीक ठीक पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसमें टैलेंट की कमी नहीं थी। अनुभव के आधार पर वह शायद इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक स्किल्ड लोगों में से एक था। अब जब उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन अब उसे वह सारा सोना मिल गया था जिसकी उसे अंततः अपने परिवार की किस्मत बदलने के लिए जरूरत थी। अब वह उस बुरे आदमी को कर्ज चुका सकता है जिसने उसके परिवार को अपमानित किया था, और उसे अब किसी भी नजरबंदी कैंप में नहीं जाना होगा, बल्कि अब उसका एक प्रॉपर हाउस में भरण पोषण होगा। वह आगे भागा और ट्रेजरी में भरे सारे सोने को अपनी इन्वेंटरी में शामिल कर लिया। फिर भी उसे सब कुछ अपनी इन्वेंटरी में शामिल करने में पूरा 1 घंटा लग गया, लेकिन ये सब वर्थ था। गोल्ड कॉइन्स X32,569। ये नंबर इस समय के सबसे एस्टैब्लिश्ड गिल्ड को भी जालस करने के लिए पर्याप्त था। निश्चित रूप से वे अपने रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते थे और पैसे से सोने के सिक्के खरीद सकते थे, लेकिन खरीदने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं थे। अब अर्जुन उस बाजार पर मोनोपोली जमा सकता था। अगले दिन, योर मैजेस्टी, अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रानी ने उसकी ओर सिर हिलाया और दूर जाने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने उसे रोक दिया। मुझे क्षमा करें रानी, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं विदा ले लूं। मैंने आपको बचाने का अपना मिशन पूरा कर लिया है, लेकिन अब और भी चीजें हैं जो मुझे बुला रही हैं, अर्जुन ने आदर भाव से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम रानी के रक्षक के एक निजी योद्धा हो। तुम और क्या काम करते हो? रानी ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। मैं वह रक्षक नहीं हूं जो आप मुझे समझती हैं, बल्कि वह व्यक्ति हूं जिसे आपकी दुर्दशा के कारण बुलाया गया था। मैं एक बार फिर स्वर्ग रक्षक के रूप में लौटूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपके खिलाफ रहूंगा। मैं हमेशा के लिए आपके साइड में रहूंगा। सिंहासन की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, और ये तलवार जिसके सहारे मैं खड़ा हूं मेरा आह्वान चिन्ह होगी, अर्जुन ने गर्व के साथ कहा। तुम स्वर्ग के रक्षक हो? रानी ने चौंकते हुए पूछा। स्वर्ग रक्षक वे थे जिन्हें गेम के NCPS प्लेयर्स कहते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे कोई नहीं समझता था, लेकिन बस इसकी आदत हो गई थी। मैंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि अब आपके सभी दुश्मन मर चुके हैं और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने उस दिन आप पर घात लगाकर हमला किया था वे सभी मर गए हैं और आप सुरक्षित हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टारलाइट किंगडम में अब केवल अच्छे दिन आएंगे, अर्जुन ने अपने बात को पूरा करते हुए कहा। इससे पहले कि रानी प्रतिक्रिया दे पाती, अर्जुन पीछे हट गया और गार्ड के सामने खड़ा हो गया। अपनी तलवार तैयार रखो। जल्द ही यह अब रानी का सबसे नया योद्धा नहीं होगा, बल्कि राज्य का गद्दार होगा, अर्जुन ने कहा, और उसका हाथ ने रिटर्न बटन पर क्लिक कर दिया। सब कुछ गायब हो गया और वह वापस मौत की घाटी में लौट आया। उसके सामने हॉलो नाइट लंबा और मजबूत खड़ा था और अर्जुन को देख रहा था। तुमने क्वेस्ट पूरी कर ली है। तुमने रानी को बचा लिया है। तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और तुमसे जितना करने को कहा गया था उससे अधिक करने में तुम सक्षम हुए। अब तुम नाइट ऑफ डिस्ट्रॉयर के सच्चे उत्तराधिकारी हो, हॉलो नाइट ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। SSS क्वेस्ट पूरा हुआ। क्लास चेंज कंप्लीटेड। न्यू जॉब, नाइट ऑफ डिस्ट्रॉयर। बोनस मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड, हॉलो नाइट द्वारा तय किया गया। अर्जुन ने हॉलो नाइट की ओर देखा कि उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। नाइट ऑफ डिस्ट्रॉयर के लिए एक कवच सबसे अच्छा है। अब समय आ गया है कि मैं उस कवच को उतार दूं जिसे मैंने बहुत लंबे समय से धारण किया था। यह अपने जीवन में और अधिक एक्शन का हकदार है। ये कवच तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारा पीछा करेगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हॉलो नाइट ने कहा। रिवॉर्ड गेन, आर्मर ऑफ डिस्पेयर, रैंक लेजेंडरी। क्या यह असंभव है? मुझे लेजेंडरी इक्विपमेंट के 2 टुकड़े मिल गए। अर्जुन तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने पहले से ही सोचा था कि एक लेजेंडरी तलवार इतना समय बिताने के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन अब उसे दूसरा भी मिल गया। और अब मैं इन दोनों को उनकी बेड़ियां से खोल दूंगा ताकि तुम उनका ठीक से उपयोग कर सको। इन्हें अच्छे से धारण करो, हॉलो नाइट अर्जुन से कहा। एक बार जब उसने ये कह दिया तो उसने जो कवच पहना हुआ था वह जमीन पर गिर गया और हॉलो नाइट उसी समय गायब हो गया। अक्विप आर्मर डिस्पेयर, YN। हाँ बिल्कुल, अर्जुन ने कहा, और उसे अपने ऊपर एक हल्के कवच का पट्टा महसूस हुआ। अर्जुन ने तुरंत अपने आंकड़ों और इक्विपमेंट की जांच की कि क्या बदलाव हुआ है। कैरेक्टर, शैडो किंग,
टाइटल नन। जॉब नाइट ऑफ डिस्ट्रॉयर क्लास लेजेंडरी। लेवल 6 HP 120/120। फिजिकल अटैक पावर 13। डिफेंस 4 जोड़ 30। अटैक स्पीड 3। मूवमेंट स्पीड 4। स्ट्रेंथ 5 जोड़ 20। एजिलिटी 3 जोड़ 10। एंड्योरेंस 4। इंटेलिजेंस 2। वाइटैलिटी 2 जोड़ 10। फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 10। स्किल चॉप एक्टिव स्किल रिक्वायरमेंट स्वॉर्ड। विन स्लैश एक्टिव स्किल रिक्वायरमेंट स्वॉर्ड। इक्विपमेंट स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर लेवल 1 लेजेंडरी लेवल की आवश्यकता नहीं है जोड़ 1 0 स्ट जोड़ 10 एजिलिटी जोड़ 1 0 जीवन शक्ति। स्पेशल स्किल भूख मिटाना कूल डाउन 3 मिनट। स्पेशल स्किल 2 लॉक्ड। स्पेशल स्किल 3 लॉक्ड। आर्मर ऑफ डिस्पेयर लेवल 1 लेजेंडरी लेवल की आवश्यकता नहीं है जोड़ 30 डेफ जोड़ 1 0 स्ट। स्पेशल स्किल 1 रिफ्लेक्ट कूल डाउन 5 मिनट। स्पेशल स्किल 2 लॉक्ड। स्पेशल स्किल 3 लॉक्ड। बहुत कुछ बदल गया था। अर्जुन अब अपने इक्विपमेंट का लेवल बढ़ा सकता है और वह लेजेंडरी इक्विपमेंट के स्पेशल स्किल्स का भी उपयोग कर सकता है। आगे क्या होगा, कैसे करेगा अर्जुन अपने नए कवच का इस्तेमाल? खजाना मिलने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या होगा अर्जुन के आगे के सफर में? जानने के लिए सुनते रहे ए प्लेयर रिइनकार्नेटेड इन पास्ट। एपिसोड 16 डेट क्लियर्ड ऑफ सहाय फैमिली। अपने इन्वेंटरी में देखने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि बहुत कुछ बदल गया है। अर्जुन अब अपने इक्विपमेंट का लेवल बढ़ा सकता था और वह लेजेंडरी इक्विपमेंट के स्पेशल स्किल्स का भी उपयोग कर सकता है। अनाउंसमेंट पहली लेजेंडरी क्लास ले ली गई है। अनाउंसमेंट पहला लेजेंडरी हथियार हासिल कर लिया गया है। 2 वर्ल्ड वाइड नोटिफिकेशन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आधी दुनिया को इस बारे में पता था जबकि आधी दुनिया सो रही थी। जब वे जागेंगे तो उन्हें भी इस चौंकाने वाली बात का पता जरूर चल जाएगा। लेकिन अर्जुन अभी गेम में नहीं था। लॉग आउट करने के बाद वह ट्रेडर स्क्रीन पर था जहां वह अपने गोल्ड कॉइन्स को कैश में चेंज करवा सकता था। उसने 500 गोल्ड कॉइन्स को कैश में बदला और अपने फोन को देखा। कुछ ही सेकंड में उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया कि उसके खाते से $50,000 डेबिट हो गए हैं। वह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी और इस फैक्ट ने कि गेम में उसके पास 3 मिलियन से अधिक है उसे इस चीज ने हिलाकर रख दिया। अब वह अमीर था। वह अब जो पहले था उसकी तुलना में निश्चित रूप से वह बहुत अमीर था। वह अपने रूम से निकल गया। उसका बाकी घर गेम के अंदर था। अब जबकि यह कंपलसरी था तो उनके पास गेम को जारी रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब बाहर जाने वाले लोगों को यह साबित करने के लिए अपनी एक्टिविटी लॉग दिखानी होगी कि वे हाल ही में गेम खेल रहे थे, अन्यथा उन्हें पनिश किया जाएगा। इस आज़ाद दुनिया में भी ऐसा हो रहा था जो बहुत भयावह था। लेकिन अर्जुन कर भी क्या सकता था? उसके पिछले समय में तो ये आम बात थी। उसने अपना फिल्टर मास्क लगाया और अपने घर से निकल गया। जिस क्षेत्र में वह था उसे बंद कर दिया गया था ताकि उससे आने वाले लोगों पर ज़ॉम्बीज़ का हमला न हो या उन्हें रोका जा सके। लेकिन अगले कुछ सालों में ये सब बदल जाएगा। इसीलिए भले ही अर्जुन के पास बहुत सारी नई कमाई हुई संपत्ति थी, फिर भी वह उसे तुरंत खर्च करने के लिए तैयार था। इसके बाद वह बैंक गया। सभी बैंक ऑटोमेटेड थे और एक भी व्यक्ति काउंटर्स को ऑपरेट नहीं करता था। यहाँ सब सुनसान था और यह सारी जगह बर्बाद होते देखकर अर्जुन को बहुत दुख हो रहा था। वह एक काउंटर पर गया। मैं अर्जुन यहाँ सहाय परिवार का कर्ज चुकाने के लिए आया हूँ, उसने काउंटर के पास जाकर कहा। अर्जुन सहाय डेटा पुनर्प्राप्त किया जा रहा है। अमित माथुर आपका पर $50,000 का कर्ज बकाया है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने कहा। मेरे अकाउंट से सभी कर्ज को पे करें, अर्जुन ने कहा और उसने अपना फोन निकाल लिया। बाद में फोन का स्कैन किया गया और काउंटर पिंग करने लगा। बधाई हो, सहाय परिवार अब कर्ज में नहीं है। इसे एंटरमेंट कैंप की प्रतीक्षा की सूची में जोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने दोबारा अर्जुन से कहा। अर्जुन ने कहा, मैं स्टार रेमंड डिस्ट्रिक्ट में एक घर खरीदना चाहता हूँ। स्टार रेमंड डिस्ट्रिक्ट में ओपनिंग हाउस चयन करें। अर्जुन के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दिया। वह ऐसे घर देख सकता था जो पुराने से कहीं अधिक बेहतर थे और शानदार थे। ऐसी लक्जरीज के साथ जो वह पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। साथ ही एक चीज जो उसके डेटा के पास भी नहीं थी, एक बैकयार्ड। किसी भी स्टार जिले में एक चीज थी जो गरीब जिलों में किसी के पास नहीं थी। वह थी सांस लेने के लिए हवा। स्टार जिले पूरी तरह से बंद थे और उनकी अपनी फिल्ट्रेशन सिस्टम थी। यह अमीरी के एक साथ आने वाली मानवता की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी जिसे केवल अमीर ही अफोर्ड कर सकते थे, वो भी स्टार डिस्ट्रिक्ट्स में। अर्जुन इस पर अपना सारा पैसा खर्च करने में हेजिटेट नहीं कर रहा था क्योंकि वह केवल अपने परिवार के लिए बेस्ट चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि देर सबेर उसे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अब उसे अच्छे वर्चुअल रियलिटी पॉड्स के साथ साथ स्टार डिस्ट्रिक्ट में एक घर की भी जरूरत थी। ये वाला, उसने एक की ओर इशारा किया जो लगभग $3 मिलियन का था। आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आवाज ने कहा। कोई इशू नहीं है, अर्जुन मुस्कुराया और उसने तुरंत नोवा के इंटरफेस पर ट्रेडर स्क्रीन पर लॉग इन किया और 2000 को छोड़कर बाकी सभी सिक्कों को पैसे में बदल दिया। आपकी खरीद पूरी हुई, ट्रेडर स्क्रीन से आवाज ने आई। घर को बाय करें और लेटेस्ट का को बाय करें ताकि मैं सभी को इस कचरे से बाहर निकाल सकूं, अर्जुन ने कहा। खरीदारी पूरी हो रही है। घर एक दिन में यूज के लिए तैयार हो जाएगा। मूवर्स बताए गए समय पर आपके घर पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। वह प्रसन्न चेहरे के साथ अपने घर वापस चला गया। उसे जो करना चाहिए था उसमें से बहुत उसने कर लिया था। एक नए घर और नई कार के साथ अब अंततः उसे कुछ राहत मिल सकी। अर्जुन समय में वापस आया था, लेकिन फिर भी दुनिया में पहले से ही कुछ बदलाव थे। ये फैक्ट कि एक लेजेंडरी क्लास और 2 लेजेंडरी हथियार पहले से ही गेम में थे, ये काफी चौंकाने वाला था।
उसके पिछले जीवन में ये एपिक आइटम्स और एपिक क्लास के रूप में माने जाते थे और जिसमें हॉलो नाइट का कवच शामिल नहीं था। इतनी सारी चीजें बदलने के साथ अर्जुन को यह संदेह था कि रियल वर्ल्ड भी थोड़ी बदल जाएगी। यदि कुछ भी अपेक्षा से अधिक तेजी से हुआ तो इस अवसर का उपयोग करने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और स्टार रेमंड डिस्ट्रिक्ट में जाना इसी कारण से उसके लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि अगर कोई भी आउटब्रेक उस क्षेत्रों में हुआ तो जो लोग प्रभावित होंगे वे रेड डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे, जैसे का वह भी था। आगे क्या होगा जब अर्जुन के माँ पिता को उनके नए घर के बारे में पता चलेगा? कहीं उसके इतने पैसे खर्च करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कैसे करेगा अर्जुन आने वाले मुश्किलों का सामना? जानने के लिए सुनते रहे ए प्लेयर रिइंकार्नेटेड इन पास्ट। एपिसोड 17 एंट्री इन स्टार रेमंड डिस्ट्रिक्ट। इतनी सारी चीजें बदलने के साथ अर्जुन को यह संदेह था कि रियल वर्ल्ड भी थोड़ी बदल जाएगी। यदि कुछ भी अपेक्षा से अधिक तेजी से हुआ तो इस अवसर का उपयोग करने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और स्टार रेमंड डिस्ट्रिक्ट में जाना इसी कारण से उसके लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि अगर कोई भी आउटब्रेक उस क्षेत्रों में हुआ तो जो लोग प्रभावित होंगे वे रेड डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे, जैसे का वह भी था। जल्दी ही उनके घर चेंज की तारीख आ गई। अर्जुन ने दरवाजे की घंटी सुनी और जान गया कि मूवर्स आ गए हैं। पिताजी, माँ, सिद्धार्थ, अभी यहाँ आओ, अर्जुन चिल्लाया। अब अर्जुन के लिए सबसे कठिन काम था उन्हें यह बताना कि वह अचानक प्रिविलेज्ड प्राप्त जिलों में $3 मिलियन का घर कैसे खरीद सकता है। 1 घंटे तक समझने के बाद भी सुरेखा उसके जीवन में आए अचानक इस बदलाव से हिल गई थी। बाहर 3 आदमी खड़े थे जो उन्हें एक ऐसे घर में जाने में मदद करने के लिए तैयार थे जिनके के बारे में उन्होंने सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की होगी। और उसके साथ एक बिल्कुल नई कार थी जो अब केवल एक लक्जरी थी क्योंकि हर कोई गतिहीन था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। वे लोग घर में एंटर हुए और तुरंत सबकी भौहें चढ़ गई। ये सभी वे लोग थे जिन्होंने दूसरों को स्टार जिलों में जाने में मदद की थी। इतना लक्जरी मकान देखकर उन्हें लगा कि उन्हें कोई लॉटरी लगी है या कोई ऐसा जो आखिरकार उनकी किस्मत बदल रहा है। सभी लोग केवल कपड़े और ज़रूरी सामान ही पैक करें क्योंकि कुछ ज़रूरतों के साथ फर्नीचर पहले से ही वहाँ मौजूद है। जो फर्नीचर हमारे यहाँ है उसे मत लें, नहीं तो ये जगह इसकी बर्बादी जैसा होगा, अर्जुन ने सबको बताते हुए कहा। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने काम पर चले गए। 1 और घंटे के भीतर वे अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गए। आओ सब अपने नए घर चलते हैं, अर्जुन मुस्कुराया और घर के बाहर चला गया। उन सभी ने अपने मास्क लगाए और कार में बैठ गए। धूल भरी सड़कों से गुजरते हुए वे एक ऐसे गेट पर पहुंचे जो एक 3 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई थी। मनिंदर सहाय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मनिंदर, क्या आप लोगों ने अपना घर खो दिया है? क्या आप कब्जे हुए जिलों में जा रहे हैं क्या? सुरक्षा गार्ड ने पूछा। हम स्टार रेमंड डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, यहाँ हमारे परमिट हैं, अर्जुन जो आगे बैठा था उसने गार्ड को कुछ कागजात देते हुए कहा। क्या तुम जिला छोड़ रहे हैं? और स्टार जिलों में? यार तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली हो, गार्ड आश्चर्यचकित था। अर्जुन ने कागजात वापस ले लिए और गेट हटा दिए गए। उन्होंने शहर के दूसरे छोर की ओर तेजी से जाना शुरू किया। वे जहां थे वहां से वे इन प्रोटेक्टिव बुलबुले को देख सकते थे जो आकाश तक जा रहे थे। ये बुलबुले अलग अलग स्टार जिलों का प्रतिनिधित्व करते थे और सबसे बड़ा सेंटर में था। स्टार डायमंड वह जिला था जहां केवल अरबपति और शक्तिशाली पॉलिटिशियंस ही रह सकते थे। ये शक्ति के शिखर को रिप्रेजेंट करता था। अर्जुन ने वहां चमकीले बुलबुले को देखा और स्टीयरिंग व्हील्स को कस लिया। एक दिन वह वर्चुअल वर्ल्ड पर हावी हो जाएगा और वास्तविक दुनिया में भी वही रुतबा कायम रखेगा। कुछ समय बाद अर्जुन जब उस बुलबुले में से एक के रुक गया तो उसने खुद को याद दिलाया। उनके सामने एक बैरिकेड और एक बंद इमारत थी। ये जिले का एंट्री गेट था और यह सुनिश्चित करता था कि बाहर से कोई भी दूषित पदार्थ यहाँ एंटर न करे। तुम कौन हो? यह एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है, एक आलसी से भरी आवाज आई। अर्जुन सहाय परिवार के साथ रेमंड में प्रवेश कर रहे हैं। नए निवासी, वेरिफिकेशन कोड F158JG, अर्जुन ने जोर से कहा। कुछ देर बाद गेट खुले और कार इमारत में चली गई। यह अच्छी तरह से रोशन था और जैसे ही कार अंदर दाखिल हुई हर कोई देख सकता था कि उनके पीछे के गेट बंद हो गए हैं। फिर एक गैस धीरे धीरे अंतरिक्ष में घुस गई। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक सफाई प्रक्रिया है ताकि हमें एंटर करने की अनुमति मिल सके, अर्जुन ने अपने परिवार को शांत करते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी उनके सामने की दीवार अचानक हिल गई। ये गराज के दरवाजे की तरह ऊपर उठ गया और वे अंदर की दुनिया देख सकते थे। यदि बाहर की दुनिया अमीरों और शक्तिशाली लोगों द्वारा किए गए भयानक विकल्पों का रिजल्ट थी तो अंदर की दुनिया उन लाभों का परिणाम थी जो उन्हें ऐसा करने के लिए मिले थे। वे नीला आकाश देख सकते थे। अपने जीवन में पहली बार अर्जुन ने रियल वर्ल्ड में आकाश को देखा और देखा कि यह वर्चुअल वर्ल्ड से कितना मिलता जुलता है। बाहर पोल्यूशन की मात्रा के कारण ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आकाश तो धूल का झुंड मात्र ही बच गया था और यहाँ की सड़कें बेस्ट थीं, हर जगह पेड़ थे और अर्जुन को विश्वास था कि अगर वह खिड़कियां नीचे कर देगा तो वह सांस ले सकेगा। लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ गया। उसने जगह और मैप याद कर लिए थे। कुछ ही मिनटों में वह एक घर के सामने रुका। आसपास कुछ पड़ोसी घर थे लेकिन ये सबसे अलग था। यह इस क्षेत्र में अब तक का सबसे लग्जूरियस था। 4 मंजिलों और सामान्य रूप से विशाल होने के कारण ये कुछ मायनों में एक हवेली जैसा महसूस हो रहा था। तुमने ये घर मिल गया, अर्जुन, सुरेखा हकलाने लगी। वह समझ गई कि स्टार रेमंड में एक घर था जो अब उनका हो गया था। लेकिन सभी ने सोचा था कि यह सबसे सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसा मैंने कहा माँ, मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी हो गई है। वर्ल्ड ऑनलाइन एक ऐसी जगह है जहां हम खजाने की खोज कर सकते हैं।
हालांकि कुछ पॉइंट पर यहाँ जीवन को बेहतर बनाने के लिए वहां से चीजें लेना बेकार है। हम सभी को वहां स्ट्रांग होने की जरूरत है, अर्जुन ने खिड़की से बाहर उन लोगों को देखते हुए कहा जिन्होंने कार को अंदर जाते देखा था। मैंने वहां कुछ वर्चुअल पॉड्स लगाए हैं। एक बार जब आप पॉड्स में प्रवेश कर लेंगे तो वह आपको पहचान लेगा और आपको आपके सेव किए गए कैरेक्टर तक ले जाएगा। मैं अपने कमरे में जाऊंगा। ये स्पष्ट है, मुझे लॉग इन करने की आवश्यकता है ताकि मैं इसे जारी रख सकूं, अर्जुन ने कहा और उसने कार को अंदर पार्क कर दिया। अपने स्तब्ध हुए परिवार को छोड़कर वह अपने दोनों लाइफ में पहली बार वर्चुअल पॉड्स का आराम पाने के लिए अंदर अकेला और निश्चिंत था। आगे क्या होगा, कैसे होंगे अर्जुन के पड़ोसी, अब क्या करेगा अर्जुन, कैसा होगा उसके आगे का सफर। एपिसोड 18 रिंग ऑफ लक। अपने स्तब्ध हुए परिवार को छोड़कर वह अपने दोनों लाइफ में पहली बार वर्चुअल पॉड्स का आराम पाने के लिए अंदर अकेला और निश्चिंत था। उसने उस स्पॉटलेस पॉड को देखा जो उसके कमरे में था। पॉलिश्ड सफेद मशीन ने उसे रोमांचित कर दिया। उसने पॉड खोली और अंदर लेट गया। मुलायम तकियों ने उसके शरीर को शून्य में पिघला दिया। यह एक लक्जरी थी जो खर्च करने लायक थी। उसने इसे एक दिन पहले ही ऑर्डर करवाकर इस घर में पहुंचा दिया था। उसने पॉड को बंद कर दिया और उसकी सांसें रिदमिक हो गईं। रोशनी कम हो गई और इस दोपहर में भी ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन रात में था। शरीर को स्कैन करना, डेटाबेस से मिलान, यूजर रजिस्टर्ड, एक मेटालिक आवाज ने जोर से कहा। यह नोवा का एक और प्रोडक्ट था। इस फील्ड में उसका व्यवहारिक अकेले का अधिकार था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत उसने महसूस किया कि उसका सिर पॉड से जुड़ गया है। फिर उसने एक बार फिर रेगिस्तान देखा। ये फिर से सोफिया थी। वह एक पल में ही वर्ल्ड ऑनलाइन वापस लौट आया था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसने अपना सारा सोना पहले ही खर्च कर दिया था। अब भले ही वह पूरी तरह से गरीब नहीं था, फिर भी उसने बड़े कॉर्पोरेशन को गोला बारूद दिया जो अंततः उन्हें नुकसान है पहुंचाएगा। एक समय में एक कदम अर्जुन। एक समय में एक कदम अर्जुन ने खुद को याद दिलाया और उसने टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर चलना शुरू कर दिया। अब जब उसने क्लास चेंज क्वेस्ट पूरा कर लिया था तो उसके पास डेथ वैली रहने का कोई कारण नहीं था। ये कम रिसोर्सेज वाला बंजर मैदान था। इस यात्रा से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ था, लेकिन अब उस जगह को अलविदा कहने का समय आ गया था जिसकी उसे परवाह करने का कोई कारण नहीं था। बस एक और काम जो मुझे उसके लिए करना है। अर्जुन को अचानक व्यापारी की याद आ गई। उसने वही किया जो उससे कहा गया था और अब उसे वह वस्तु व्यापारी को देनी थी। बाजारों में अपना रास्ता बनाते हुए वह उस दुकान के सामने रुका जो इस व्यापारी की थी। लेकिन दुकान का चेहरा बदल गया था। ये वह दुकान नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था और काउंटर के पीछे व्यापारी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह नहीं पहचानता था। हेलो दोस्त, इस काउंटर के पीछे जो व्यक्ति है वह व्यापारी जो 2 दिन पहले यहाँ आया था, वह कहाँ है, अर्जुन ने पूछा, लेकिन व्यापारी ने उसे उलझन के साथ देखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं पिछले 20 वर्षों से यहाँ हूँ। बाजार में मेरी जगह लेने की हिम्मत कौन करेगा, व्यापारी ने गर्व से कहा। फिर किसने मुझे इस बेकार चीज को लाने के लिए मौत की घाटी के अंदर तक जाने के लिए मजबूर किया? अर्जुन बड़बड़ाया और चारों ओर देखने लगा। कुछ न होता देख उसने सामान निकाला और इधर उधर लहराया। मैं वह चीज लाया हूँ जो तुम्हें चाहिए थी। तुम कहाँ हो? वह जितनी तेज आवाज में चिल्ला सकता था चिल्लाया। यह आखिरी प्रयास था। यदि यह काम नहीं करता तो वह इस जगह को छोड़कर कहीं और चला जाता। हा, तुम वहाँ हो मेरे छोटे दोस्त। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ थे। मुझे लगा कि मैंने जो मांगा था वह तुम लाने में सक्षम नहीं हो पाए। अर्जुन ने उस दिन जिस व्यापारी को देखा था वह उसके सामने आ गया। तो फिर क्या आप मुझे वह देंगे जो मैं चाहता हूँ? अर्जुन ने उसे एक निर्धारित बक्सा दिया। व्यापारी ने जो मांगा वह उसके अंदर था। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ। यही तो है वह अच्छी चीज। बक्सा खोलने के बाद व्यापारी ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। फिर वह किसी चीज की तलाश में अपने कोट के आसपास कुछ पकड़ने लगा। आप इसे अपने हाथ पर पहने हुए हैं। अभिनय करना बंद करें, अर्जुन ने व्यापारी के दाहिने हाथ में पड़ी चांदी की अंगूठी की ओर घूरते हुए उदासीनता से कहा। सचमुच, मैं मूर्ख नहीं बना सकता। आपके पास बहुत तेज आंखें हैं। व्यापारी मुस्कुराया और अंगूठी निकालकर अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने इसे ले लिया और तुरंत पहन लिया। रिंग ऑफ लक, अक्विप YN। अर्जुन ने इस अंगूठी को अक्विप किया और इसके प्रभावों को देखने लगा। और उसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि इसके सिंगुलर इफेक्ट के कारण कई सेनाएं इस अंगूठी को हथियाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ेंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अंगूठियां जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन एनसीपी उन्हें केवल सही व्यक्ति को ही सौंपते हैं। रिंग ऑफ लक इफेक्ट, गिराई गई वस्तुएं हाई गुणवत्ता वाली है। यह एक अच्छा व्यापार है। अर्जुन ने सिर हिलाया और वह जाने ही वाला था कि व्यापारी ने उसे पकड़ लिया। थोड़ा रुको भाई, तुमने जो चीजें पहनी हैं उनमें से कुछ में मेरी रुचि है। यहाँ तक कि मेरी नज़र भी कभी तुम्हारे चमकते कवच और तलवार पर नहीं पड़ी है। जब व्यापारी ने उसकी तलवार और कवच देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। चुप रहो, ये जंग लगी तलवार और कवच चमक रहे हैं। बाहर निकलो, ये सेल के लिए नहीं है। भले ही तुम खुद को या पूरे राज्य को बेच दो, फिर भी यह सेल के लिए नहीं है। अर्जुन ने उसे दूर करते हुए। बेशक, बिल्कुल, मैं एक मामूली व्यापारी हूँ, लेकिन मुझे ऐसी वस्तु की कीमत और मूल्य पता है। व्यापारी ने सिर हिलाया। व्यापारी, ओह प्लीज, हम दोनों जानते हैं कि तुम कोई खास हो। यहाँ मेरे पास जो तलवार है उसे कोई भी नहीं पहचान सकता, अर्जुन ने खर्राटा लेते हुए कहा। मैं एक मैसिव ब्लू ड्रैगन कॉमर्स ग्रुप में बस एक पायदान पर हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ब्लू ड्रैगन कॉमर्स ग्रुप का हिस्सा हैं? अर्जुन आश्चर्यचकित था। आने वाले दिनों में भी इस ग्रुप के बारे में कौन नहीं सुनेगा। पूरी दुनिया में सबसे अधिक संपत्ति पर नियंत्रण रखते हुए वे सबसे बड़े एनसीपी बैंक होंगे।
अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे यहाँ की इन सड़कों पर पा सकते हैं, या कभी कभी मैं यहाँ ब्लू ड्रैगन की शाखा में अक्सर आता रहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और अपने हाथ में रखे डिब्बे को सहलाते हुए खुशी से उछलकर चला गया। कैसा पागल आदमी है, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह व्यापारी से मिलने के कारण दुखी था। यह एक अवसर था जो उनके सामने आया। भविष्य में उसे ब्लू ड्रैगन ग्रुप में कनेक्शन की आवश्यकता होगी और उसे पहले ही वह कनेक्शन मिल चुका है। आगे क्या होगा, कौन है ये व्यापारी और ये ग्रुप, कैसा होगा अर्जुन का इस ग्रुप से रिश्ता, अब आगे अर्जुन क्या करेगा। एपिसोड 19, अर्जुन इन शेरपा किंगडम। अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे यहाँ की इन सड़कों पर पा सकते हैं, या कभी कभी मैं यहाँ ब्लू ड्रैगन की शाखा में अक्सर आता रहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और अपने हाथ में रखे डिब्बे को सहलाते हुए खुशी से उछलकर चला गया। कैसा पागल आदमी है, अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह व्यापारी से मिलने के कारण दुखी था। यह एक अवसर था जो उनके सामने आया। भविष्य में उसे ब्लू ड्रैगन ग्रुप में कनेक्शन की आवश्यकता होगी और उसे पहले ही वह कनेक्शन मिल चुका है। वर्चुअल वर्ल्ड जहां सब कुछ होता था वहां एक स्पष्ट हायरार्की था। यदि कोई बड़ी लीग्स में कम्पीट करना चाहता है तो ऐसा करने के केवल 2 तरीके हैं। एक छोटे तालाब में सबसे बड़ी मछली बनना था, एक ऐसा गिल्ड बनाना जो पूरे राज्य को घेरता हो और उसके रिसोर्सेज पर उसका मोनोपोली हो। यह आसान रास्ता था, हजारों गिल्ड सदस्यों का होना आसान था, जो सभी एक निश्चित लेवल पर थे। वे सभी राज्य की दीवारों पर कब्जा कर सकते थे और भीतर के राजघरानों को उखाड़ फेंक सकते थे। लेकिन इनमें से एक भी घटना गेम शुरू होने के पहले वर्ष में नहीं हुई थी। ये बहुत बाद में होगा, जब हर कोई 2 डिजिट्स के हायर लेवल में एंटर करेगा। दूसरे तरीका था उपलब्ध सबसे बड़े तालाब में एक सम्मानित मछली बनना था। जब अर्जुन ने गेम में प्रवेश किया तो वह वहां स्थायी रूप से कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था। वह क्लास चेंज चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि उसे एक महान क्लास मिलेगी। वह एक लेजेंडरी क्लास के लिए वहां जाने को तैयार था, लेकिन अब फील्ड ट्रिप समाप्त हो गई थी। उसे भर्ती शुरू करनी थी और एक उचित रैंकर बनना था, और ऐसा करने के लिए उसे जीतोड़ मेहनत की जरूरत थी और उसे एक प्राइमरी पार्टी बनाने की जरूरत थी। उसके मन में पहले से ही सही लोग थे, सबसे प्रमुख युवा रैंकर्स के नाम और आंकड़े जो बिना किसी गिल्ड के अपने आप बदौलत सामने आए थे। हालांकि इस सब के अंत में वे भी झुक गए और अपने सम्मानित गिल्ड्स में शामिल हो गए, जिससे उनके गिल्ड अपने आप में और शक्तिशाली बन गए। लेकिन बड़ा तालाब पहले वाले तालाब के बराबर भी नहीं था। यदि छोटा तालाब एक साम्राज्य था तो बड़े तालाब कुछ साम्राज्य थे जो इस लैंड में पहले से ही मौजूद थे। अधिकांश साम्राज्य वेस्टर्न वर्ल्ड में मौजूद थे जिन पर एनसीपी का नियंत्रण था। ईस्टर्न वर्ल्ड में केवल 3 बड़े साम्राज्य थे और शेरपा किंगडम उनमें से एक था। ये स्पीड एट्रीब्यूट में इन्वेस्टेड लोगों के लिए स्वर्ग था। ये स्थान छुपी हुई क्वेस्ट से भरा हुआ था जो दुर्लभ और एपिक क्लास चेंज संबंधी क्वेस्ट प्रदान करता था। अर्जुन उन सभी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि इस समय के आसपास एक व्यक्ति था जो भाग्यशाली था और एपिक क्लास की क्वेस्ट्स में से एक प्राप्त कर लिया था। उसके बड़ी संपत्ति को चुराना उसका इरादा नहीं था। इसके बजाय वह इसे थोड़ा पहले होने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि वह उस व्यक्ति को भर्ती कर सके। अर्जुन एक लंबे ओवल पोर्टल के सामने खड़ा था जो उसके ऊपर 20 मीटर की ऊंचाई पर था। ये कुछ ऐसा था जो केवल दिग्गजों के लिए था और यह प्लेयर्स के लिए उपयोगी साबित हुआ था। ब्लू लाइंस भीतर घूम रही थी जो इसे एक रहस्यमय एहसास दे रही थी, लेकिन उसके बगल में कोई नहीं था। जहां तक कारण की बात है, संपूर्ण वर्ल्ड ऑनलाइन में ऐसा कोई नहीं था जो खेल शुरू होने के ठीक 1 सप्ताह बाद टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग कर सके। अर्जुन ने पोर्टल के बाहरी रिम को छुआ और एक पॉपअप दिखाई दिया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय, आप कहां जाना चाहते हैं। शेरपा किंगडम, अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। 10 चांदी के सिक्के। अर्जुन ने एक सोने का सिक्का निकाला। उसके पास जो एकमात्र सिक्के थे वे सोने के थे और वह धीरे धीरे खर्च होते हुए शून्य में गायब हो गया। परंतु उनके स्थान पर 90 चांदी के सिक्के थे। वे बड़े तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और ऐसे लग रहा था कि अगर अर्जुन थोड़ा सा भी हिलता है तो वे गिर जाएंगे। अर्जुन ने सिक्कों को अपनी सूची में रखा क्योंकि वे बाद में बहुत उपयोगी होने वाले थे। इस संसार में लालच व्याप्त था और यदि कोई उसे सोने के सिक्कों को दाएं बाएं उपयोग करते हुए देखता तो उसे लूट लिया जाता। भले ही वह मजबूत था, लेकिन वह उन लोगों से ज्यादा मजबूत नहीं था जिन्होंने पहले ही गमे में लाखों डॉलर खर्च कर दिए थे और बेहतर समतल क्षेत्रों में मेहनत की थी। शेरपा किंगडम जाने की तैयारी करें। अर्जुन ने ब्लू पोर्टल के माध्यम से कदम रखा, जिसने अब उसे अब नहीं रोका क्योंकि उसने टोल का भुगतान कर दिया था। वह बस वहां से गुजरा और जैसे ही वह वहां से गुजरा उसने एक बिल्कुल अलग दृश्य देखा। अर्जुन अभी अभी रेगिस्तान से आया था, इसलिए उसने यहाँ जो देखा वह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। आसमान छूने वाली इमारतें, शहर में जगह जगह झीलें और सड़कें जो लोगों से भरी थीं। जिस टेलीपोर्टेशन टावर से वह अभी बाहर आया था वह ऊंचे स्थान पर था, इसलिए वह इन सभी दृश्यों और बहुत कुछ देख सकता था। इस स्थान पर को ग्रीन और ब्लू देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आ गए, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसा माना जाता था कि यह जीवन से भरपूर होगा। यदि वे मूर्ख ब्यूरोक्रेट्स न होते तो रियल वर्ल्ड ऐसी ही होती। इतने सारे लोग, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। जहां रितवान किंगडम एक निर्जन रेगिस्तानी राज्य था, वही शेरपा किंगडम में संभवतः किसी भी एक पॉइंट पर सबसे अधिक प्लेयर्स में थे। इसका पीछे के कारण का एक हिस्सा यह था कि यह एक किंगडम है, लेकिन दूसरा हिस्सा यह था कि अफवाहें फैल रही थी कि एक एपिक लेवल की क्लास चेंज क्वेस्ट किसी बिंदु पर दिखाई देगी। बटरफ्लाई इफेक्ट पहले से ही चल रहा था। अर्जुन भाग्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसकी योजना इस एक व्यक्ति की तलाश करने और उसे एनसीपी के पास ले जाने की थी जो उसे यह क्वेस्ट देगा।
लेकिन इस व्यक्ति को ढूंढना कठिन होगा। इस समय वह कहाँ होगा? अर्जुन ने सूरज की ओर देखते हुए सोचा। इधर दोपहर भी हो गई थी। दोपहर का समय था जब अर्जुन ने गेम में प्रवेश किया था। वह उन सीढ़ियों से नीचे चला गया जो उसे शहर तक ले जाती थीं। वह शेरपा किंगडम की राजधानी में भी नहीं था। राजधानी शहर में प्रवेश करना मृत्यु की इच्छा के समान था। हर दूसरा प्लेयर वहां मौजूद था और एक नए खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने के लिए यह कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। अर्जुन जानता था कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा है वह इन्हीं सड़कों में से एक पर है और वह आज उसे ढूंढ लेगा। आगे क्या होगा? क्या अर्जुन खोज पाएगा उस आदमी को? कैसे से बनाएगा अर्जुन अपना गिल्ड? कैसा होगा अर्जुन के इस शेरपा किंगडम का सफर? एपिसोड 20 एंटरिंग इन फॉरबिडन स्ट्रीट। वह शेरपा किंगडम की राजधानी में भी नहीं था, क्योंकि राजधानी शहर में प्रवेश करना मृत्यु की इच्छा के समान था। हर दूसरा प्लेयर जो वहां मौजूद था, क्योंकि एक नए खिलाड़ी के रूप में शुरुआत करने के लिए यह कोई अच्छी जगह भी नहीं थी। अर्जुन जानता था कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा है वह इन्हीं सड़कों में से एक पर है और वह आज उसे ढूंढ लेगा। इस शहर की रियलिस्टिक सड़कों पर चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण सड़क से गुजर रहा हो, लेकिन ये कुछ और था। अर्जुन ने उस जगह के चारों ओर देखा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उसे कहां से देखना शुरू करना चाहिए और वह उस सड़क की ओर चल पड़ा। किंगडम का अपने शहरों पर जो नियंत्रण था वह भयानक था और इसका मतलब केवल यही था कि रिच एनसीपी राजाओं और मास्टर्स के बराबर थे। यदि प्लेयर्स किंगडम में बने रहना चाहते थे तो उन्हें वही करना होता था जो नोबल रैंक वाले एनसीपी चाहते थे। और इनमें से एक नोबल इतना शक्तिशाली था कि पूरे किंगडम के तीसरे सबसे पावरफुल शहर के सबसे बिजिएस्ट हिस्से की एक पूरी स्ट्रीट पर उसका नियंत्रण था। यह एनसीपी किंगडम के नेता के समान, कम से कम अर्जुन को जो याद था उसके अनुसार यही नाम था उस एनसीपी का। यदि चीजें फिर से बदल जाती तो वह इसकी मदद नहीं कर सकता था। और इस गली में प्रवेश करना आसान नहीं था। केवल लकी लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते थे और जहां तक अंदर जाने का कोई आसान और अचूक रास्ता खोजने की बात है तो बहुत सारे ट्रेल और एरर के बाद 2 साल बाद तक ये नहीं मिल पाएगा था। लेकिन अचूक तरीका बहुत आसान था, भले ही इसे समझने में सभी को बहुत समय लगा। लेकिन ये ठीक था। अर्जुन के पास पहले से ही 200 कर्मा थे और इसका मतलब था कि एनसीपी के साथ उसके रिश्ते हमेशा आसान रहेंगे। उसके लिए मिशन, क्वेस्ट और सामान्य तौर पर उनके साथ बातचीत करना आसान होगा। वह सड़क के सामने रुका और 2 पहाड़ों जैसे शरीर वाले आदमियों को देखा जो इस सड़क की रखवाली कर रहे थे। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उनके बीच घुसने और उनसे लड़ने की कोशिश करने की हिम्मत कर सके। एक तो कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि उन बॉडीगार्ड्स के खिलाफ जा सके जो 150 या उससे अधिक लेवल के थे। एक बार किंगडम में शामिल होने के तुरंत बाद कोई भी राज्य छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि सबसे पहले उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था और अगर उनके पास पैसा होता भी तो यह उसकी बर्बादी होती। शेरपा एक बिगिनर के रूप में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक था और कोई भी उस शुरुआत को छोड़ना नहीं चाहेगा। तुम कौन है? दाहिनी ओर के गार्ड ने ऐसी आवाज में पूछा जो तैश जैसी लग रही थी, जो तारकोल पर खुर्च रही हो। जिसने भी इस किरदार को बनाया है, अगर वह उसे डराना चाहता है तो वह सफल हो जाता। अर्जुन ने कहा, मैं यहाँ फ्लाइंग पवेलियन में प्रवेश करने के लिए आया हूँ। फ्लाइंग पवेलियन? क्या तुम्हारे पास वहाँ ट्रेड के लिए ऑफर करने के लिए कुछ है? गार्ड ने पूछा। जैसे ही गार्ड ने तुम कौन हो के अलावा कुछ और कहा, अर्जुन के आसपास घूम रहे सभी लोग वहीं रुक गए और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। अब तक नॉर्मल क्वेश्चन पूछने के बाद गार्ड केवल 2 रिस्पॉन्सेस देते थे। एक प्रवेश की इजाजत देना, जबकि दूसरा इससे इनकार करना था। और जिन लोगों को इस रहस्यमय जगह के अंदर जाने की अनुमति दी गई थी उनकी संख्या 10 से भी कम थी। ये फैक्ट की बातचीत हो रही थी, कम से कम इतना तो चौंकाने वाला था। अर्जुन ने कहा, मेरे पास ट्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए काफी कुछ है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम बाकी सभी से अच्छे हो। ठीक है, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। दाहिनी ओर का गार्ड मुस्कुराया और एक तरफ हट गया और अर्जुन को प्रवेश करने दिया। बाद वाला भाग अर्जुन के अच्छे कर्मा के कारण था। पूरे गेम में शायद किसी के पास इतने अच्छे कर्मा थे जितने अभी उसके पास थे, क्योंकि उसने वे सभी एक्स्ट्रा क्वेस्ट से हासिल की थी। धन्यवाद। अर्जुन ने सिर हिलाया और वह सीधे अंदर चला गया, जबकि वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। गार्ड तुरंत गैप को बंद करने के लिए आगे बढ़े और प्लेयर्स को खतरनाक दृष्टि से देखा। आखिरकार एक शख्स को आगे चलने की हिम्मत मिल ही गई। मैंने तुम्हें कल देखा था। तुम मुझे अच्छे नहीं लगे। तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है, बाईं ओर के गार्ड ने कहा। मैं यहाँ फ्लाइंग पवेलियन में प्रवेश करने के लिए आया हूँ, उस आदमी ने ठीक वही नकल करने की कोशिश करते हुए कहा जो अर्जुन ने किया था। यदि कोई ऐसा नहीं कर सका तो वह क्यों नहीं कर सका? ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि फ्लाइंग पवेलियन क्या है? दाहिनी ओर गार्ड ने पूछते हुए कहा। यह कोई ऐसी जगह है जहां आप चीजों का ट्रेड कर सकते हैं, व्यक्ति ने अनुमान लगाया और कहा। चले जाओ, मैं तो सही हूँ। इस पर उस प्लेयर ने विरोध किया और बाईं ओर का गार्ड आगे बढ़ गया। प्लेयर ने गार्ड की आंखों में देखने के लिए ऊपर देखा। 7 फीट और 8 इंच की चौंका देने वाली ऊंचाई पर खड़ा ये गार्ड एक विशाल प्राणी था और उस गार्ड ने प्लेयर का कॉलर पकड़कर उसे पीछे फेंक दिया। बॉम्ब! प्लेयर ने आसपास की दुकानों में से एक को टक्कर मार दी और प्लेयर दर्द से कराह उठा। यदि तुमने हमें फिर परेशान किया तो सिटी गार्ड तुम्हें उठा ले जाएंगे। गार्ड ने प्लेयर को खतरनाक दृष्टि से देखा। ताकत के इस एक प्रदर्शन के साथ किसी ने भी वह प्रयास करने की हिम्मत नहीं की जो अर्जुन ने किया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि गली के अंदर क्या है, लेकिन वे ये जानते थे कि अगर किसी को शहर के रक्षक ले गए तो क्या होगा। वे 3 लेवल खो देंगे और वे 3 दिनों तक उसी जेल में फंसे रहेंगे, यहां तक कि लॉग आउट भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ साल पहले ऐसा हुआ होता तो इससे कुछ ह्यूमन राइट्स मुकदमे बढ़ जाते, लेकिन अब सब कुछ अलग था।
अब यहाँ जेल में समय बिताना कहीं और जेल में समय बिताने के बराबर था और गेम में समय बिताना मार्शल लॉ था। इस बीच अर्जुन खुशी से उस सड़क पर टहल रहा था जो पूरी तरह से खाली थी और जो शहर की अन्य सड़कों से बिल्कुल अलग थी। हालांकि वह जानता था कि इनडायरेक्टली रूप से उसने जो हंगामा खड़ा किया है वह अंततः एक तूफान में बदलने वाला है, क्योंकि उसने ह्यूमंस की ईर्ष्यालु और जिज्ञासु प्रकृति को बहुत कम आंका था। पहले से ही कई फोरम पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पोस्ट थे जो भाग्य की आवश्यकता के बिना फॉरबिडन सड़क में प्रवेश करने में सक्षम था। अर्जुन एक दुकान की ओर चला गया। उसने एक अन्य व्यक्ति को काउंटर के पीछे व्यापारी से बात करते देखा और उसके यूजर नेम को ट्रांसलूसेंट रोशनी के साथ मंडराते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि यह हिस्सा नहीं बदला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिरियड एरो अभी भी फॉरबिडन स्ट्रीट में था। आगे क्या होगा? कौन है ये मिरियड एरो? क्या अर्जुन जिस काम के लिए फॉरबिडन स्ट्रीट में आया है वो हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहे ए प्लेयर रिइंकार्नेटेड इन पास्ट। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जेके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।